हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकलन को। ये पार्ट 2 वीडियो है और इसकी पार्ट 1 वीडियो आ गई जिसमें मैंने आपको सातत्य जांच सिखा दी है। ठीक है, अवकलन जो आपका चैप्टर नंबर 5 है ना, 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपको सातत्य और अवकलनीयता सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको अवकलन कैसे करते हैं किसी भी फंक्शन का, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो आज ये फंक्शन अवकलन कैसे करते हैं ना किसी फंक्शन या इक्वेशन का, वो सारी चीज़ आज हम लोग वन शॉट करेंगे। यानी आपका पूरा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ एक ही वीडियो में। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पर उससे पहले मैं थोड़ा एक बार सिलेबस पे नज़र डाल देते हैं कि हम लोगों ने कितना कर लिया और हमें अभी कितना करने की आवश्यकता है। ठीक है, ताकि हम लोग का सितंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए जो मैंने आपसे वादा किया है। ठीक है जी, अभी हम लोग संबंध एवं फलन पूरा कर लिया वन शॉट सिर्फ एक वीडियो में। ऐसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति भी सिर्फ एक वीडियो में वन शॉट, अवयव भी, सारणिक भी, सब वन वीडियो में। लेकिन सातत्य अवकलनीयता में 2 वीडियो लगानी पड़ी मुझे, क्योंकि भाई सातत्य जांच अलग होती है और अवकलन कैसे करते हैं वो सब अलग होता है। ठीक है, माजरा ही दोनों का अलग है, तो मेरे को 2 वीडियो अलग से बनानी पड़ी इसकी। आज ये सेकंड वीडियो है, इन 2 वीडियो में आपका 5वां चैप्टर भी कंप्लीट, यानी टोटल 6 वीडियो लगी है और आपका 5 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। 6ठी वीडियो है आज, ठीक है, जो आप देख रहे हैं इस समय। और फिर धीरे धीरे मैं आपके और वन शॉटेड भी रिलीज़ करते रहूँगा, चिंता नहीं करनी है आपको। ठीक है जी, तो आज हम लोग देखो अवकलन को करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अवकलन क्या चीज़ है, आइए समझते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले आप एक इसका जर्नल सा फॉर्मूला देखो, जो कि बिल्कुल मेन फॉर्मूला है। आपका कोई ये फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो समझो ये फॉर्मूला क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपको एक्स का अवकलन करना है, ठीक है, एक्स की ही रिस्पेक्ट में करना है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर द एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपको एक्स क्यूब का अवकलन करना है। ठीक है, अवकलन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो मान लो एक्स क्यूब का अवकलन करना है। यहाँ पे आपको इक्वेशंस का अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन का मतलब होता है भाई परिवर्तन की दर, है ना। कोई भी चीज़ अपने डिफरेंस आ रहा है उसमें, है ना, यानी वो परिवर्तित हो रही है किसी भी के भी सापेक्ष। फॉर द एग्जांपल एक कार है, ठीक है, वो 2 किलोमीटर जा रही है ना। मान लो 5 मिनट में 2 किलोमीटर का सफ़र वो तय करती है, तो समय 5 मिनट में कुछ उसने अपनी स्थिति को परिवर्तित किया। पहले वो कहीं होगी, अब वो कहीं और पहुंच गई होगी, तो समय के सापेक्ष कुछ परिवर्तन हुआ, उसी घटना को अवकलन कहते हैं, सिंपल सी मैथमेटिकल भाषा में। ठीक है जी, फिजिक्स में भी यूज़ होती है क्वांटिटी। अब समझो कि फॉर द एग्जांपल आपको एक्स क्यूब का अवकलन करना है, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से कैसे करेंगे। और एक्स क्यूब का अवकलन करना है, मैंने कहा अवकलन किसी न किसी के सापेक्ष होता है। मैं कह रहा हूँ कि एक्स क्यूब का करो, तो आप किसके सापेक्ष करना चाहते हैं। ठीक है, अधिकतर तो यही होता है कि एक्स क्यूब का मान लो आप अवकलन कर रहे हैं, तो आप एक्स के सापेक्ष ही करना चाहेंगे। तो आप जिसके सापेक्ष करना चाहते हैं ना, वो ऐसे लिखते हैं उसको, देखो d/dx। ठीक है, d/dx का मतलब क्या है, आप एक्स के सापेक्ष एक्स क्यूब का अवकलन करना चाहते हैं। फॉर द एग्जांपल मैंने लिखा होता है d/dy। ठीक है जी, ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है जी, ऑफ एक्स क्यूब क्यों कहता हूँ, d/dy ऑफ एक्स क्यूब का मतलब ये है d/dy वाई के सापेक्ष एक्स क्यूब का अवकलन। ठीक है, मैं लिख दूंगा d/d5 ऑफ एक्स क्यूब, यानी 5 के सापेक्ष आपको इसका अवकलन करना है। ठीक है, यानी किसी ना किसी के सापेक्ष आपको करना पड़ता है। उसको आप डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं जो मैं लिखा है। बट अधिकतर मैं आपको कह रहा हूँ 90% चांस होते हैं कि आपको ऐसे ही करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि एक्स क्यूब का कर रहे हो ना, तो एक्स के सापेक्ष ही होगा वो। ठीक है जी, अब मैं बताता हूँ कैसे करना है इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको। समझो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि यहाँ भी x है लेकिन यहाँ x की पावर n है, यहाँ भी x है लेकिन यहाँ x की पावर क्यूब है। ठीक है जी, तो ये जो n था ये आगे आ गया, मतलब ये जो क्यूब है यानी 3 जो है ये आगे आ जाएगा। ठीक है जी, आगे आ गया। उसके बाद ये जो n था ना, उससे -1 कर रहे हैं। ठीक है जी, मतलब x लिख दे रहे हैं, पहले तो जो यहाँ x था वही लिख दे रहे हैं। उसके बाद n-1 कर रहे हैं। n-1 का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो पावर n-1 लिखिए ना, ये ऐसे ही आप यहाँ 3 लिखिए तो 3-1 करोगे यहाँ पे। जैसे वहाँ n-1 है, क्योंकि n था तो n-1, ऐसे यहाँ 3 है तो 3-1। अब इसका टोटल आंसर आप लिख सकते हैं 3x, और 3 में से 1 गया 2, तो ये 3x² जो होगा इसका डायरेक्ट आंसर होगा कि आप एक्स क्यूब का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन कर रहे हैं, किस मेन फॉर्मूला इसका जो है जर्नल फॉर्मूला। ठीक है, ये याद नहीं होगा तो आप छोटे छोटे अवकलन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है जी, इसको याद ही करना होगा और कोई इसका वो नहीं है। खैर, आप जितने जितने क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे याद हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको करना है कि x की पावर 10 का करना है, x के सापेक्ष करना है, तो आप कैसे लिखेंगे, पहले इसको लिखना सीखो। x के सापेक्ष x की पावर 10 का आपको कहीं अवकलन करना है, कैसे लिखोगे, d/dx, क्योंकि आप x के सापेक्ष कर रहे हो। किसका कर रहे हो उसको यहाँ लिखो, x की पावर 10 का कर रहे हैं सर। ठीक है जी, अब कैसे करेंगे, 10 आगे आ जाएगा। जैसे यहाँ n था तो n आगे आ गया ना, वैसे यहाँ 10 है, पावर में 10 है तो 10 आगे आ जाएगा। फिर यही x लिख दोगे, फिर ये 10-1 कर दोगे यानी 9 कर दोगे, तो 10 9 x की पावर 9। ठीक है, यानी 10 x की पावर 9 इसका आंसर आ जाएगा टोटली आपका। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। अब मैं एक और लेता हूँ, फॉर द एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपको करना है मान लो कि y की पावर 5 का करना है। ठीक है,
किसके सापेक्ष करोगे इसे, वाई के सापेक्ष ही करोगे ना, तो डी अपॉन डी वाई लिखेंगे, ठीक है जी, ये समझ लेना। जैसे कि आप वाई की पावर 5 का कर रहे हो तो वाई के सापेक्ष ही करोगे। हाँ एक्स के सापेक्ष कर सकते हो, बट जैसे जैसे आप हाई लेवल पे आओगे आपको अपने आप समझ में आएगा, ठीक है, इसलिए पहले आप जनरल से सीखो आराम से। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि आप वाई की पावर 5 का कर रहे हो तो 5 आगे आएगा, अभी सिंपल सी बात है ना, तो 5 आगे आ गया, वाई की पावर 4 हो जाएगा, पावर वैसे 1 माइनस होता है, तो सिंपल सी बात है, इतना सरल है ये, ठीक है जी। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जनरल से 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब मैं आगे की बातें बताता हूँ आपको। अब मैं आपको समझाता हूँ ये जो सापेक्षता का सीन है, मतलब किसी के सापेक्ष किसी का भी कर दो आप, है ना। जैसे यहाँ लिखा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5, ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको x के सापेक्ष इस पूरी इक्वेशन का या इस पूरे फंक्शन का अवकलन करना है, ठीक है। आप कैसे डिनोट करेंगे इसे, देखो आप किसके सापेक्ष कर रहे हो, इस पूरी इक्वेशन का, मतलब ये जो इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स 5 ये y के बराबर है ना, इसका मतलब आप y का ही तो कर रहे हो, तो y का कर रहे हैं सर d अपॉन डी, ठीक है जी। अब यहाँ जिसके सापेक्ष करते हैं वो लिखते हैं, तो मैं कह रहा हूँ x के सापेक्ष करो, क्योंकि ये जो y का पद है ये x के टर्म में दे रखा है, तो आपको x के सापेक्ष ही करना पड़ेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स से डिनोट करोगे इस पूरी इक्वेशन का अवकलन को, ठीक है जी। क्योंकि आप y का कर रहे हो, y मतलब एक्स क्यूब एक्स 5 दोनों का ऐड, यही तो y है, तो y का कर रहे हो यानी इन दोनों का कर रहे हो, ठीक है, किसके सापेक्ष में, x से, x के क्यों, क्योंकि ये x के टर्म में दे रखा है। y क्यों लिखा सर फिर यहाँ, क्योंकि y तो इसके बराबर है, समझो थोड़ी थोड़ी बातें, ठीक है जी, आ रही बात समझे। अब इसका कर लो भाई, अब पहले इसका कर दो, तो एक्स क्यूब का क्या होगा 3 आगे आ जाएगा, और x 3 माइनस 1 यानी 2, ठीक है जी, प्लस इसका कर दो 5 आगे आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 4, ठीक है जी। तो ये जो आंसर आया ना यही आपका होगा इस पूरी इक्वेशन का अवकलन, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, किसका अवकलन, वाई का अवकलन, मतलब इन दोनों का अवकलन, ठीक है, आ रही बात समझे। तो जनरल सी चीज़ें ये समझते हुए चलोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। अब मैं कहता हूँ आपको एक ऐसी कुछ इक्वेशन दी है कि y बराबर 5x², तो आप कैसे करेंगे समझो। जैसे कि आपको ऐसी कुछ इक्वेशन दे रखी ना, तो आप सिंपल से क्या करोगे कि यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर फेंकते हैं। कांस्टेंट का मतलब जिसका मान फिक्स है ना, कभी बदलेगा नहीं। मैं कहता हूँ कि 2 है तो वो 2 ही रहेगा, 3 तो नहीं हो सकता कभी, या 10 है तो वो 10 ही रहेगा, है ना, 11 12 या 20 तो नहीं हो सकता कभी। तो जो फिक्स है जिसका मान उसको ही कांस्टेंट टर्म कहते हैं, हिंदी में नियतांक कहते हैं। तो हमेशा नियतांक आ जाए कभी भी अवकलन या समाकलन, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, आगे भी याद रखना इस बात को, तो इसको आप बाहर फेंक देते हैं, ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूँ कि आप डी अपॉन डी एक्स कर रहे हैं, क्योंकि वाई का ही करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, क्योंकि वाई का मान ही आपको ये पूरा एक्स के टर्म में दे रखा है, इसलिए आप एक्स के उसमें कर रहे हो, आ रही बात समझे। तो ये कैसे आएगा, 5 को बाहर फेंकोगे और डी अपॉन डी एक्स करोगे एक्स की पावर 4 का, आ रही बात। ये क्या लिखा सर, ये समझा दो, मैं समझा दूंगा, चिंता मत करो। देखो आप वाई का कर रहे थे, सबसे पहली बात तो वाई का कैसे करते, जब आप इसका करते पूरा, वही तो वाई का होता है एक्स के रिस्पेक्ट में ना, तो इसका कैसे करेंगे, मैंने कहा कांस्टेंट तुमको बाहर फेंको, उसके बाद जो चीज़ बच रही है एक्स की पावर 4 बच रही है ना, उसका करो, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे सर, जो मेन यहाँ पे दे रखा है आपको उसके रिस्पेक्ट में। तो एक्स की पावर 4 का एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ दिखा दिया, सो करके, आ रही बात समझे। खैर अब मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, अवकलन समाकलन कैलकुलस जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही मज़ा आएगा, उतना ही इंटरेस्ट जगेगा इन सब में, ठीक है, नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है जी। अब 5 हो गया, ये 4 आगे आ जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में लगाएगा, जो बाहर फेंकते हैं उसको मल्टीप्लिकेशन में करना पड़ता है। 4 आगे आ गया, एक्स की पावर 4 माइनस 1 3 होता है, तो कितना हो गया 4 5 20 एक्स क्यूब हो गया टोटल आंसर आपका। आ रही बात समझा। अब मैं कहूँगा आप तो आप सिंपल से कर सकते हो, जैसे मैं कह रहा हूँ 6 एक्स की पावर 4 इसका कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, ये फॉर एग्जाम्पल वाई दे रखा है, तो आप डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे सिंपल से, और क्या करेंगे 6 को बाहर फेंकेंगे और 4 आगे आ जाएगा आपका, और मतलब एक्स की पावर 4 माइनस 1 3 होगा, 6 चौक 24 होता है, 24 एक्स क्यूब। टोटल आंसर आपका 2 मिनट में आएगा। एक एक नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए करा रहा हूँ आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है जेड बराबर 4y की पावर 4, ठीक है, 5 लिखा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे डी जेड अपॉन डी वाई करेंगे। आरी बात समझे, वाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जेड का मान वाई के टर्म में दे रखा है और आप जेड का ही अवकलन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वाई के टर्म में दिखा है तो वाई की उसमें करेंगे, तो कैसे करेंगे 4 बाहर फेंका, 5 आगे आ गया, तो 5 इंटू में लगेगा इसके साथ, और वाई का करोगे तो 4 वाई की पावर 4, ठीक है जी, 5 चौक 20 वाई की पावर 4। अब मेरे ख्याल से सिंपल से आपको जल्द से समझ में आ रहा होगा। और फिर से कह रहा हूँ मैं ज़्यादा क्वेश्चन हर एक वीडियो में इसलिए कराता हूँ क्योंकि जितने मेरे साथ करो आप लोग, ठीक है जी, आंसर मिलाते रहो अपने, ठीक है, फायदे में रहोगे। मैं कह रहा हूँ कि आप कर दो एक्स, मान लो लिखा है आपको वाई बराबर एक ऐसी इक्वेशन दी है एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 3x, ऐसा कुछ दे रखा है, तो कैसे करेंगे सर, तो यहाँ भी आप वाई के रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, टोटल इक्वेशन एक्स के टर्म में दे रखी है ना, वाई का कर रहे हो तो बस समझो कैसे करोगे। पहले तो 3 आगे आ जाएगा, x² बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ये आगे आ गया तो 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 होता है, और x 2 माइनस 1 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है यार, लिख दो 1 पावर भाई, और प्लस 3 को बाहर फेंका। अब देखो x का x के रिस्पेक्ट में कैसे होता है, मैं कह रहा हूँ कि आप x का करो और x के रिस्पेक्ट में करो। फॉर एग्जाम्पल y बराबर आपको x दे रखा है, आपको करना है dy अपॉन डी एक्स। कैसे डिनोट करोगे इसको, d अपॉन डी एक्स ऑफ
एक्स, एक्स का ही तो कर रहे हो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, क्योंकि इधर एक्स लिखा है। तो यहाँ से देखो डी एक्स कट गया, ओनली वन बचा, ठीक है। यानी जिसका जिसके रिस्पेक्ट में कहीं आप कर दे रहे हो वन टर्म है तो वो वन ही बचता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि वाई का वाई के रिस्पेक्ट में करो डी अपॉन डी वाई, तो ये वाई वाई कट गया, वन बचा। मैं कह रहा हूँ कि जेड का करो जेड के रिस्पेक्ट में, तो डी अपॉन डी जेड, जेड जेड कट गया आपका, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी वन बचा, तो यहाँ भी वैसे ही है। अब 3 को बाहर फेंका तो खाली तो एक्स बचा ना, तो यहाँ खाली एक्स बचा है, तो खाली एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो डी एक्स बन के वन बन जाएगा टोटल। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वन कर दो ऐसे, ठीक है, क्योंकि एक्स का आपने अवकलन किया तो वन बन गया। लिख दो टोटल 3x² प्लस 10x प्लस 3। देखो ये आंसर आ गया आपका टोटल। ये आए हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ, एक एक नंबर में सब क्वेश्चन आए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत सरल से हैं लेकिन आपको आने चाहिए। अब थोड़ी सी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री भी लेके आता हूँ, यानी त्रिकोणमिति भी लेके आता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा है डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। समझ रहे हो ना इस बात का मतलब साइन एक्स का आपको अवकलन करना है एक्स के टर्म में। ये मतलब मेन फॉर्मूले हैं, इनमें आपको करना नहीं है, ये फॉर्मूले में आपको दूंगा या बुक देगी एनसीईआरटी देगी, उनको याद करना है और क्वेश्चन में आपको उसको यूज़ करना है, ठीक है जी। अब फॉर्मूले भी याद करा दूंगा, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। फॉर्मूले भी इसी वीडियो में भी आपको जस्ट तुरंत याद हो जाएंगे, मैं ट्रिक से याद कराऊंगा ना। अब समझो कैसे यहाँ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है, समझते जाओ कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे। जैसे साइन और टेन का कॉम्बिनेशन मतलब साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। टेन और सेक का कॉम्बिनेशन बनेगा, कॉसेक और कॉट का कॉम्बिनेशन में। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ भाई भाई याद कर लो कौन कौन भाई भाई हैं। जैसे कि मैं कहूँगा साइन और कॉस आपस में भाई भाई हैं, ठीक है जी। टेन और सेक आपस में भाई भाई हैं, और जो ये कॉसेक और कॉट बच रहा है ना, ये भाई भाई हैं। 3 है जोड़ी यहाँ पे, ध्यान दे लो, इन तीन जोड़ी को आराम से देख लो। साइन कॉस एक जोड़ी हो गई, ठीक है जी। उसके बाद टेन और सेक एक जोड़ी हो गई, और कॉसेक और कॉट एक जोड़ी हो गई, 3 जोड़ी हैं टोटल, मतलब 3 भाई भाई हैं, ठीक है जी। 3 भाइयों की जोड़ी है। अब समझो, अब भाइयों से क्या मतलब है, मैं समझा दे रहा हूँ आपको, आंसर अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे कि साइन का हमेशा इसका भाई होगा कुछ ना कुछ, जैसे कि कॉस का कहूँगा तो साइन हो जाएगा, साइन का कहूँगा तो कॉस हो जाएगा, ये ध्यान देना, भाइयों की जोड़ी से फ़ायदा है। मैं कह रहा हूँ कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो आप कह दोगे सर कॉस एक्स, क्योंकि इसका भाई है। लेकिन कॉस एक्स कहूँगा तो क्या कहोगे, साइन एक्स ही कहोगे, ठीक है। लेकिन ध्यान देना कि यहाँ साइन एक्स है, ठीक है, लेकिन ध्यान देना कि कॉस एक्स का आप कहीं कर रहे हैं तो ये माइनस का साइन एक्स देगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। और उसके बाद आगे आ जाओ, इन दोनों में देख लो, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन जोड़ी से याद करोगे तो याद हो जाएगा। 10 का क्या होता है सर, 10 का होगा आपका हमेशा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। लेकिन जब मैं जिसका जैसे 10 का आंसर क्या आ रहा है, डी अपॉन डी एक्स करने के बाद सेक आ रहा है ना, तो सेक में आ जाओ तुरंत। तो सेक का क्या होगा, 10 से रिलेटेड ही होगा। सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स 10x, ये होगा, ठीक है जी, रिलेटेड होंगे दोनों भाई भाई की जोड़ी। अब कॉसेक का क्या होगा, मैं कह रहा हूँ कॉट है इसका भाई, तो कुछ ना कुछ इससे रिलेट ही करेगा कॉसेक का जी। आ रही बात समझे। तो कॉसेक का हमेशा क्या होगा, कॉसेक एक्स कॉट एक्स। लेकिन ध्यान देना ये माइनस का होगा, जैसे कि यहाँ पे साइन माइनस का होगा। उसके बाद कॉट का क्या होगा भाई, कॉट और कॉसेक की जोड़ी है तो कुछ ना कुछ रिलेट करेगी, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, बट ये प्लस का ही आएगा, कि ये भी माइनस का आता है, ये भी माइनस का आता है, ठीक है जी। अब समझो बात को, ध्यान से समझो, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे कि इन दोनों की जोड़ी अलग है, सबसे सरल चीज़ है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, लेकिन एक में माइनस आता है, किसमें, कॉस वाले में, ध्यान दे देना। ये तो बिल्कुल सरल सी चीज़ है। लेकिन अब ये 4 है ना, ये 4 अपने आप में रिलेट करते हैं, जो 2 भाई भाई हैं, ठीक है। जैसे कि 10 सेक, तो 10 सेक में क्या हो रहा है, एक में स्क्वायर आ रहा है, एक में दोनों टर्म आ रही है। ऐसी कॉसेक और कॉट में एक में दोनों टर्म आ रही है, एक में स्क्वायर आ रहा है, ठीक है जी। आ रही बात समझे। अब किस में स्क्वायर आ रहा है वो आप खुद अपने हिसाब से भाई याद करो, ठीक है जी। लेकिन मैंने आपको बता दी, भाई भाई की जोड़ी बना के करोगे तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है जी। बहुत सरल चीज़ है यार ये तो, है ना। और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे मेरे साथ अटेम्प्टिंग, उतने ज़्यादा होते जाएंगे। अब मैं एक जनरल सा क्वेश्चन लेता हूँ कि आप कहोगे सर इसका यूज़ कहाँ है, समझा दो। जैसे कि मैं कहूँगा कि आप y बराबर दे रखा है आपको साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब, ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है, आप इसका अवकलन करो, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या कहोगे सर, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये तो समझ में आ गया ना, अभी पहले बहुत करा दी है मैंने क्वेश्चन। एक्स क्यों लिखा नीचे, क्योंकि पूरी इक्वेशन जो टर्म दे रखी है एक्स के टर्म में दे रखी है। वाई क्यों सर, क्योंकि आप इसी का कर रहे हो, ये चीज़ है वाई के बराबर, तो आप वाई का ही कर रहे हो, ठीक है। यार ये बात समझना, इसका ही कर रहे हो, ठीक है। साइन का क्या होता है, साइन का आप बांट दो ना, पहले डी अपॉन डी एक्स कर दो, यहाँ भी साइन एक्स को कर दो सर, और उसके बाद प्लस डी अपॉन डी एक्स कर दो सर, एक्स क्यूब को कर दो। आ रही बात समझे, मतलब दोनों को डी अपॉन डी एक्स दे दिया, क्योंकि मेन डी अपॉन डी एक्स वाई को भी मिला था, इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, तो डी अपॉन डी एक्स इसको भी दिया, वाई को भी, डी अपॉन डी एक्स इसको भी दिया, एक्स को भी, ऐसे एक्स क्यूब को भी दिया। अब आप करते जाओ इधर से, तो ये तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, यही आपका आंसर चल रहा है मेन। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, साइन का कॉस होता है भाई, सिंपल सी बात है, डी अपॉन डी एक्स, इसका मैंने सिखा रखा है, प्लस 3 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। आंसर आ गया, 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का ये भी, ठीक है जी। और समझो एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लिखा है एक्स बराबर 4y, मान लो 4y
स्क्वायर प्लस कॉस वाई ऐसा कुछ लिखा है एक टर्म, है ना। तो ये कोई क्वेश्चन दे रखा है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसको भी कंप्लीट करना। देखो आपको y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा क्योंकि टोटल इक्वेशन y दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, डी अपॉन डी वाई करेंगे क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करना है। किसका करना है सर, इसका करना है ना टोटल का। तो यहाँ पे ये किसके बराबर है, x का, तो मतलब x का करना है, ठीक है, मतलब इसका करना है क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, ठीक है जी। y को बाहर फेंका, वाई स्क्वायर है तो 2y हो गया और y की 2 - 1 1 ही होता है, ठीक है जी। तो यहाँ से इनकी गुणा हो जाएगी प्लस, ऐसी कॉस वाई का क्या होता है माइनस साइन वाई, है ना। जैसे कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ऐसी कॉस वाई का क्या होगा माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन वाई, ठीक है जी। तो ये कितना आ गया 8y माइनस साइन वाई। तो ये आपका आंसर आ गया। देखो क्या आ गया, ये डी एक्स अपॉन डी वाई। आ रही है ना बात समझ में, बिल्कुल जनरल सी बात है ना। अब मैं इसी पे आपको प्रतिस्थापना नियम पे भी ले चलूँगा धीरे धीरे, आपको सीन नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब समझते जाओ, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन है। कभी कभी सिंगल ही पूछता है कि आप बता दो कि कॉसेक मान लो कि क्या देगा आपको यार, कॉसेक स्क्वायर एक्स का आपको पूछ लेगा, ठीक है जी। कॉसेक स्क्वायर एक्स का डी अपॉन डी एक्स करो, ठीक है जी। तो क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आप सीधे कहोगे सर ये तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर, तो किसी के भी ऊपर स्क्वायर है तो वो आगे आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉसेक एक्स बस, और पावर 1 होगी, -2 - 1 1 ही रहती है, तो उसको लिखो चाहे मत लिखो, चाहे लिख दो, मन हो रहा है तो। अब जो चीज़ बच रही है यही प्रतिस्थापना नियम है, कह रहा हूँ ना, प्रतिस्थापना में भी ले चलूँगा आपको सीधे सीधे। प्रतिस्थापना नियम क्या है, प्रतिस्थापना नियम ये है कि आपकी जो चीज़ बच रही है, जैसे कि आपने पहला नियम इसमें लागू किया ना, कौन सा नियम था वो x की पावर n वाला, लेकिन दूसरा नियम भी तो छूट रहा है इसमें कि जो कॉसेक एक्स का है नियम, ठीक है भाई, डी अपॉन डी एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स है, मतलब इसका भी तो अपना एक खुद फॉर्मूला है ना कॉसेक एक्स का, तो दूसरा नियम छूट रहा है इसमें। तो वो जो दूसरा नियम छूट रहा है, जो आप पहला नियम लगा दे रहे हो, पहला आपको पता चल जाएगा मेरे को कौन सा लगाना है। यहाँ स्क्वायर दिख गया तो पहला आपको यही एक्स की पावर एन वाला ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, दिख गया। लेकिन जो दूसरा छूट रहा है फिर आपकी नज़र में कि कॉसेक एक्स का तो किया ही नहीं, तो वो चीज़ आप दोबारा करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। ये आपका रियल आंसर आएगा, ध्यान देना इस बात का। अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स तो सर यही लिखा है, देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है माइनस कॉसेक कॉट, ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है जी, ये होता है। और यहाँ पे क्या है 2 है तो इसको ऐसे ही रहने दो चाहे तो, और यहाँ भी एक कॉसेक है ही है, कॉसेक एक्स और 2। तो ये देखो ये वैसे माइनस का साइन है तो यहाँ पे दे सकते हो उसे, और ये साइन हटा सकते हो क्योंकि दोनों गुणा में आएंगे, ठीक है जी, ठीक है, आरी बात समझे, प्लस माइनस में गुणा में आएंगे। तो ये भी कॉसेक, ये भी कॉसेक, स्क्वायर दे सकते हो कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स, ठीक है जी, ये आंसर आएगा। देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत तो आपको हार्ड लगेगा, बट ये हार्ड की कोई चीज़ नहीं है ना, कोई चीज़ नहीं है इसमें, कोई आपको बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है, सिंपल सी चीज़ें हैं भाई, करोगे तो अपने आप आएगा। प्रतिस्थापना नियम मैं आपको अभी जनरल से भी सिखा दूंगा, चिंता मत करो। अब देखो प्रतिस्थापना नियम का यूज़ कहाँ पे होता है, ऐसे क्वेश्चंस में होता है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो ना ये पूरा जो इक्वेशन दिया है ना y के टर्म में दिया है ना x के, दोनों ही टर्म में दे रखा है, तो मैं यहाँ पे y का अवकलन किसके सापेक्ष करूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको मान लो आप दोनों के सापेक्ष कर सकते हैं, यहाँ पे आप y का फॉर एग्जाम्पल आप y का y के सापेक्ष भी कर सकते हैं, और आप y का ही अवकलन x के सापेक्ष भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा दोनों से कैसे करोगे, आंसर क्या क्या आएंगे। प्रतिस्थापना नियम यही लागू होता है। देखो भाई जब आपकी जड़ मजबूत होगी ना, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप कर ले जाओगे बड़े बड़े क्वेश्चन भी, इसलिए समझ लो मेरी बात मानो तो। अब देखो जैसे कि आपको इसका y के रिस्पेक्ट में करना है, तो आप पहले डी अपॉन डी वाई सबको बांट दो, डी अपॉन डी वाई साइन वाई को भी दे दिया मैंने, प्लस करके डी अपॉन डी वाई आपने एक्स क्यूब को भी दे दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको डी अपॉन डी एक्स करना है इसी वाई का, तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स बांट दो दोनों को, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वाई और प्लस करके डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है जी। अब समझो जैसे कि यहाँ पे डी अपॉन डी वाई ऑफ साइन वाई क्या आएगा, सबको पता है कॉस वाई आएगा, सिंपल सी बात है भाई, है ना। कॉस वाई क्यों आया सर, भाई साइन का क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स नहीं होता है इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में तो कॉस वाई हो गया। लेकिन यहाँ प्लस करो, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। यहाँ पे डी अपॉन डी वाई, सर यहाँ तो वाई लिखा यहाँ तो एक्स लिखा, क्या करें सर, समझो बात को। जब यहाँ वाई का कोई टर्म नहीं है और वाई के सापेक्ष आप कर रहे हो, वाई का कोई टर्म तो नहीं है, खाली एक्स का टर्म है, तो वो इसके लिए इस बंदे के लिए कांस्टेंट टर्म हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ डी अपॉन डी एक्स होता तो हो जाता, लेकिन डी अपॉन डी वाई है तो नहीं होगा, या डी अपॉन डी जेड है तो नहीं होगा, है ना। या फिर मैं कह दूँ यही टर्म आपको कैसे दिया होता, एक्स क्यूब प्लस वाई दिया होता तो भी आप कर देते, क्योंकि एक टर्म तो कम से कम वाई का है, दोनों को बांटते, इसका जीरो हो जाता क्योंकि कांस्टेंट टर्म हो जाता है इसके लिए, तो जैसे अभी यहाँ पे खाली कांस्टेंट टर्म हो जा रहा है इसके लिए,
है ना। जैसे डी अपॉन डी वाई है ना, समझो बात को, डी अपॉन डी वाई है, एक्स क्यूब है, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है खाली ना, वाई का कोई टर्म नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया इसके लिए, ठीक है जी। तो कांस्टेंट का हमेशा जीरो होता है, ये भी ध्यान दे लो, है ना। आप कभी कर रहे हो डी अपॉन डी एक्स, आप मान लो आप कर रहे हो 5 का तो हमेशा जीरो होगा, या आप कर रहे हो 50 का तो भी जीरो होगा, है ना। या आप कर रहे हो 150 का तो भी, मतलब कोई भी कांस्टेंट नियतांक आप कभी भी करोगे अवकलन, चाहे वाई के रिस्पेक्ट में कर लो, चाहे जेड के, कुछ सी के भी रिस्पेक्ट में कर लो, कांस्टेंट टर्म का जीरो ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको दे ही रखा है भाई कि डी अपॉन डी वाई ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है ना, वाई का कोई टर्म नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो ही होता है, कहीं भी जीरो ही होता है, तो इसका जीरो हो गया। तो आंसर क्या आएगा, ओनली कॉस वाई आएगा, ठीक है जी। किसका आंसर कॉस वाई आएगा, डी वाई अपॉन डी वाई का, ठीक है जी। वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कर दिया। ऐसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है। मेन चीज़ ऐसे आएगा, आप इसको समझो कि आपको यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने इक्वेशन दे रखी है, ठीक है जी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई मतलब इसका वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो इस पूरी का ही वाई के एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ठीक है जी। जब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ये इसके बराबर है, तो इस पूरे का ही एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी मैंने एक्स के रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ भी दोनों को बांट दिया, ठीक है जी। अब समझो जैसे कि साइन वाई का आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पे प्रतिस्थापना नियम लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। जैसे कि साइन का होता क्या है, कॉस होता है, तो कॉस वाई आ जाएगा, सिंपल सी बात है, कॉस वाई, ठीक है जी। लेकिन जब वाई आपका बच रहा है, ठीक है जी, क्योंकि साइन का भी तो अपना एक कुछ ना कुछ नियम होता है ना, उसको मतलब नहीं है यहाँ कुछ हो, वो तो अपना दे देगा एक करके। लेकिन जो चीज़ बच रही है, फिर जैसे वाई बच रहा है ना, तो फिर आप वाई का करोगे डी अपॉन डी एक्स, जो चीज़ बचती है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था ना, जो चीज़ आपकी बच रही थी, जैसे कि यहाँ कॉसेक वाले में क्या था कि आपने पहले तो स्क्वायर आगे दे दिया इसको यहाँ पे, ठीक है जी, स्क्वायर तो दे दिया, लेकिन आपका कॉसेक दोबारा से बच रहा था मेरे भाई, ठीक है। तो आपने डी अपॉन डी एक्स कॉसेक दोबारा किया, ठीक है, क्योंकि इसका भी अपना एक रियल फॉर्मूला होता है कॉसेक का। आपने ये एक्स एन वाला फॉर्मूला तो लगा दिया, 2 आगे आ गया, लेकिन फिर जो इसका फॉर्मूला बच रहा है वो कहाँ गया, उसके लिए प्रतिस्थापना नियम। ऐसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले आपने साइन का तो रियल फॉर्मूला लगा दिया कि साइन का कॉस होता है, लेकिन जो फिर वाई बच रहा है और यहाँ एक्स लिखा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स भी होगा, ठीक है जी। और ये तो आप सिंपल से करोगे, डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ से समझो कि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स मांग रहा था, तो इस टर्म को आपको इधर फेंकना पड़ेगा, ठीक है जी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो अपना इधर था ही, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इजुगस टू 3x स्क्वायर। तो यहाँ से आप डी वाई अपॉन डी एक्स दो स्क्वायर भी दोनों कॉमन ले लो, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस वाई बचा आपका सिंपल से, ठीक है जी। इधर क्या बच रहा है 3x स्क्वायर, क्योंकि आपने कॉमन लिया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल भी दोगे यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा आपका टोटल, ये इधर आ जाएगा भाग में, तो 3x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस वाई, सॉरी आपको दिख नहीं आता, ये होता है, ठीक है जी। इसको मैंने इधर भाग में फेंक दिया, क्योंकि इसका तो गुणा में था, इधर साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो ये आपका देखो डी वाई अपॉन डी एक्स सीधा आएगा, ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, ठीक है जी, बहुत बार आया है, तो समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। खैर ये ऐसा क्वेश्चन आज तक बोर्ड में नहीं आया ना आपकी एनसीईआरटी में, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, मेरा मानना ये है, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट क्लियर, आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर यहाँ जब वाई के रिस्पेक्ट में आप कर रहे थे, वाई का कोई टर्म नहीं था तो जीरो हो गया। ऐसे सर आप यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ तो एक्स का कोई टर्म नहीं है, तो जीरो क्यों नहीं हुआ, ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हो उसमें। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि साइन का एक रियल फॉर्मूला होता है कॉस के टर्म में, वो खोलना ही पड़ेगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री और प्रतिस्थापना जब मर्ज होती है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं यार, हो जाता है, ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आ रही बात समझे। अब यहाँ पे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेके चलता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। यहाँ लिखा था कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी मुझे क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी डी अपॉन डी एक्स करना है इस पूरे का, ठीक है जी। कैसे करेंगे सर, पहले आप कर दो, इसको मान लो एक्स, सिंपल सी बात है, साइन एक्स, इसको मान लो एक्स, ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है। पहले आप इसको खोलो, साइन कहीं एक्स होता है तो क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस, लेकिन एक्स नहीं है ना रियल में, तो क्या है ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी। अब जो चीज़ बच रही है मेरे भाई, जैसे ए एक्स प्लस बी बच रहा है ना, उसका दोबारा करोगे ही करोगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, है ना। मैं आपको ये भी समझा दूं कि आप कर रहे हो कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स कैसे होता है, ये भी समझ लो, है ना। यहाँ भी ये नियम लगता है, लेकिन दिखाते नहीं है, सो नहीं करते, कैसे नहीं करते। जैसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है सर, लेकिन एक्स बच रहा है ना, तो डी अपॉन डी एक्स दोबारा से करते हैं एक्स का, लेकिन ये डी एक्स कट जाता है तो 1 हो जाता है, तो गुणा में 1 लिखो ना लिखो बात तो वही है, तो कॉस एक्स डायरेक्टली लिख देते हैं, आ रही ना बात समझ में। तो ये बात होती है, लेकिन यहाँ पे तो एक्स नहीं है ना, यहाँ तो ये पूरी बड़ी सी टर्म है, तो इसका तो करना ही पड़ेगा। यहाँ तो खाली एक्स था, एक्स के रिस्पेक्ट में मरता, तो गुणा डी अपॉन डी एक्स कौन लिखे बार बार, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, प्रतिस्थापना नियम भाई हर एक जगह लागू होता है। मैं कह रहा हूँ कि आप कह दो कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो आपने क्या किया 3x स्क्वायर कर दिया इसका, लेकिन एक्स तो बच रहा है ना, जो चीज़ बच रही है, जैसे 3 आगे आ गया, एक्स स्क्वायर हो गया,
बट एक्स तो नहीं हुआ ना, एक्स का बच रहा है कहने के लिए, ठीक है। वो आप जब बहुत करोगे ना तब आप बिल्कुल डीपली जाके समझोगे इस बात को। तो इंटू फिर आप करोगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ जो चीज़ बच रही थी, एक्स बच रही थी ना, तो एक्स, तो डी एक्स कट गया 1, तो लिखते ही नहीं है उस चीज़ को। लेकिन यहाँ बड़ी चीज़ है, यहाँ बड़ी चीज़ है तो करना पड़ेगा, ठीक है। आपको दिक्कत हो रही है तो आप हर एक जगह करके देख लो तो आपको आ जाएगा, ठीक है। ए एक्स प्लस बी है तो क्या होगा, ए बी सी डी, ये भी ध्यान दो कांस्टेंट हम होते हैं मैथमेटिकल उसमें, ठीक है जी। तो ए बी सी डी कांस्टेंट हम होती है, तो ए को आप बाहर फेंकोगे और एक्स बच रहा है खाली, फिर तो एक्स का 1 होता है, लिखो ही मत। ऐसे बी ये कांस्टेंट हम सिंगल पाउंड में, तो सिंगल पाउंड में कांस्टेंट हम का 0 होता है भाई, सिंगल सी बात है। आपका डी अपॉन डी एक्स आप खाली बी करोगे, बी कांस्टेंट हम है तो आपका 0 जो आंसर आएगा। लेकिन आप डी अपॉन डी एक्स करोगे ए एक्स, तो क्या करोगे, ए को बाहर फेंक दिया सर, और डी अपॉन डी एक्स कर रहे हो एक्स का है ना, तो डी एक्स करके खाली ए बचा, तो यहाँ पे खाली ए बचेगा प्लस इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे खाली ऐसे आएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है जी। आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो ए है ना, ए प्लस 0 ए ही होगा, तो ए को आगे लिख दो कॉस एक्स ए एक्स प्लस बी, ऐसे आंसर आ जाएगा आपका टोटली। 1 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया एनसीईआरटी से, ठीक है जी। मेरे ख्याल से थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आपके अभी क्लियर शुरू होने लगे होंगे, ठीक है। और मैं आगे चलते हैं, अब हम आगे पार्ट में आते हैं। लॉग वाले क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अब लॉग क्या चीज़ है वो भी समझ लो। लॉग भाई देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ लेके आता है, तो इसकी 3 प्रॉपर्टी होती है लॉग की, वो सीख लोगे तो आपको हर जगह काम आएगी, अभी नहीं बहुत आगे काम आएगी, ठीक है। जैसे कि लॉग लिखा है एम ए की पावर एन, ठीक है, तो यहाँ से खुल जाता है कि एन आगे आ जाता है, लॉग एम अपनी जगह लिखा रहता है, ठीक है जी। ऐसे कहीं लिखा है लॉग एम अपॉन एन, ठीक है जी, तो आप कैसे करेंगे इसे, लॉग एम माइनस लॉग एन। ऐसे लिखा है कहीं लॉग एम डॉट एन, तो क्या करोगे, लॉग एम प्लस लॉग एन। ये 3 प्रॉपर्टी याद कर लो, मेरे को तो मुँह जवानी याद है, आपको भी याद हो जाएंगी जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, ठीक है जी। सिंपल सी बात है, जब गुणा हो रही है 2 में तो आप प्लस करके ले सकते हैं, जब भाग हो रही है तो माइनस करके ले सकते हैं, और कहीं पावर में लगा तो उसको आगे ले आके ले सकते हैं। सिंपल सी 3 बातें हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लिखा लॉग 2 की पावर 5, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 log 2। अब log 2 एक कांस्टेंट टर्म है, ध्यान देना, क्योंकि log के आगे कोई भी चीज़ लिख जाए 1 2 3 4 कुछ भी 1000 20,000 कुछ भी आ जाए, तो वो कुछ ना कुछ चाहे 0 पॉइंट में ही कुछ वैल्यू दे, है ना, या 1 दे दे या 2, कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म देगा। यानी ये भी अपने आप में कांस्टेंट होता है ना। कहीं आपके आगे लॉग लगा हुआ है, कोई नंबर लिखा है उसके आगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि लॉग एक्स कहीं आपका लिखा है कांस्टेंट टर्म में, ये बिल्कुल कांस्टेंट टर्म नहीं है, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स कोई कांस्टेंट थोड़ा ना है ना। तो ये ध्यान देना कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या नहीं है ना जी। थोड़ी थोड़ी ऐसी आपका एक ई एक्स का फंक्शन होता है, ठीक है, ये भी ध्यान देना। ये लॉग और ई एक्स एक ही जैसे हैं, समझ लो, है ना। तो जो ई एक्स का फंक्शन होता है, ई 0 कहीं लिखा है तो कांस्टेंट टर्म है, 1 होता है, ठीक है। ई 1 लिखा है तो भी कांस्टेंट टर्म है, लेकिन कहीं एक्स वाई जेड ये सब लिखा है तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है जी। और कहीं आप डी अपॉन डी एक्स कर रहे हैं फॉर एग्जांपल ई एक्स का, ठीक है, तो वो ई एक्स ही रहता है, उसका कुछ नहीं होता, वो ई एक्स ही रहता है। लेकिन डी अपॉन डी एक्स कर रहे हैं मान लो आप लॉग एक्स का, ठीक है जी, तो आपका 1/x आ जाता है, ये ध्यान देना। ये दोनों की प्रॉपर्टी मैं भी कराऊंगा क्वेश्चन, चिंता मत करो, ठीक है। लॉग वाले नहीं मैं कहूँगा, यहाँ पे ई एक्स वाले भी साथ में, खैर लॉग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ई एक्स से भी, ठीक है जी। अब एक 4 नंबर का क्वेश्चन आया था आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, मैं उसको लिखता हूँ यहाँ, समझो कि यहाँ लिखा था कि y बराबर क्या कहते हैं x की पावर 5। ये वैसे पहले मैं शॉर्ट से कराऊंगा, है ना, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं ले जाऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स, बट लॉग लेके ही कर सकते हो। दोनों टर्म में आप लॉग लोगे तो इधर आ जाएगा लॉग वाई, इधर भी लॉग लोगे तो लॉग एक्स की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे यहाँ पे, लॉग वाई तो अपनी जगह, यहाँ प्रॉपर्टी लगाओगे तो कोई 5 आगे आ जाएगा, 5 log x अपनी जगह है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों जगह पे, तो यहाँ पे क्या करोगे डिफ्रेंशिएट, जैसे मैंने कहा ना log x का 1/x होता है, तो कहीं आप करना चाहोगे किसके टर्म में करोगे, आप x के टर्म में कर सकते हो, y के टर्म में, मतलब रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में कर दो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो आपको करना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो जैसे कि मैं कहूँगा डी अपॉन डी एक्स आपको करना है, सबसे पहली बात तो log y का इक्वल्स टू, इधर भी आप डी अपॉन डी एक्स देंगे, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बात को समझिए पहले, ठीक है जी। तो दोनों जगह मैं डी अपॉन डी एक्स क्यों दिया, क्योंकि मैंने x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ यहाँ पे। अब log y है तो log y का 1/y हो जाएगा, लेकिन फिर वही प्रतिस्थापना नियम, जो चीज़ छूट रही है उसका दोबारा करना ही करना है। तो आपका y दोबारा छूट रहा है, क्योंकि ये तो log की प्रॉपर्टी से 1/y हुआ है ना, y का तो नहीं हुआ ना अभी तक, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ y आपका छूट गया, ठीक है जी। तो यही आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा, यही आपको निकालना था। अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5 log x क्या होगा, 5 को बाहर फेंको कांस्टेंट टर्म, log x का क्या होता है 1/x। आप चाहो तो x, क्योंकि कहोगे सर यहाँ भी तो x बच रहा है तो x का करो, तो बिल्कुल कर लो डी अपॉन डी एक्स ऑफ x, तो डी एक्स तो कट गया ना, तो यहाँ कर लो, लेकिन यहाँ अलग अलग टर्म आ जाती है तो यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल सकते हो मेरे भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, वाई इधर गुणा में आ जाएगा, तो वाई गुणा में आ गया, 5/x रियल आंसर आता है। वाई की वैल्यू रख दो यहाँ पे, वाई की वैल्यू तो x की पावर 5, ठीक है जी। तो x की पावर 5
यहाँ पे 5 इसको आगे लगा दो और नीचे x लिख दो, ठीक है जी। तो यहाँ से इस x से आप इसकी एक पावर भी काट सकते हैं, तो आ जाएगा 5x की पावर 4, ये आपका रियल आंसर आएगा। और रियल आंसर कहीं आप डायरेक्टली भी निकालते तो भी यही आता 5 और x की पावर 4, लॉग लेके निकाला तो भी यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो भाई देखो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनको आप यूज़ करेंगे तो आपका आंसर आता जाएगा, चिंता नहीं करनी है, ठीक है जी। अब मैं आपको ले चलता हूँ जो आपकी बुक की क्वेश्चन हैं कुछ उन पर। अब देखो एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहिए तो डायरेक्ट लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे गुणनखंड वाला नियम लगेगा, वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं, मैं पढ़ा दूंगा अभी आगे वीडियो में पढ़ा दूंगा, चिंता नहीं करनी। बट आप अभी लॉग से कर लो, जब मैंने वो नहीं पढ़ाया तो अभी लॉग से कर लो, लॉग ले लो दोनों टर्म्स में। तो जब यहाँ लॉग लोगे तो लॉग वाई आ गया, यहाँ जब लोगे तो लॉग ऑफ कॉस एक्स, और डॉट डॉट मतलब वो साइन गुणा में, ठीक है जी, साइन एक्स मतलब यहाँ गुणा है, ठीक है जी। तो लॉग दो चीज़ जब गुणा में होती है क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है जी। तो लॉग कॉस एक्स लिख दोगे सर, और प्लस कर दोगे सर यहाँ पे लॉग साइन एक्स, ठीक है जी, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे, ये ध्यान देना। मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी, कहाँ के वो पेज भाई, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई है, देखो यहाँ पे कहीं दो चीज़ गुणा में होती है तो वो लॉग के साथ ऐड होकर प्लस में हो जाती है, ठीक है जी, वही प्रॉपर्टी यहाँ लगाई। और इधर अपना लॉग वाई तो ऐसे चल रहा है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे अभी अवकलन जैसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब होगा अवकलन, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, मतलब डी अपॉन डी एक्स करेंगे पूरी टर्म्स में। तो लॉग वाई का भी करोगे डी अपॉन डी एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, लॉग कॉस एक्स का भी करेंगे सर। उसके बाद प्लस करके डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, लॉग साइन एक्स का भी करेंगे सर। तो इन सब का आपको क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स करना है। अब कर दो यहाँ पे, तो देखो 1/y आ जाएगा, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स। अब मत पूछना सर ये डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ से आया, भाई वाई बच रहा है उसका दोबारा किया, बहुत बार करा दिया। अब तो यहाँ पे क्या होगा, 1/cos एक्स, खाली एक्स का होता तो डी अपॉन डी एक्स से डी अपॉन डी एक्स कट जाता, लेकिन यहाँ पे cos एक्स है तो फिर से आपको करना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos एक्स, ठीक है जी। प्लस यहाँ पे क्या होगा 1/sin एक्स, सेम एज यहाँ भी होगा डी अपॉन डी एक्स, जो चीज़ बच रही है साइन एक्स बच रहा है ना, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स दोबारा से, क्योंकि ये तो लॉग का हुआ था रियल में, साइन एक्स तो बचा ही है अभी। ऐसे यहाँ पे cos एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स बाई cos एक्स, माइनस टेन एक्स हो जाएगा ये। और यहाँ पे क्या होगा cos बाई साइन, ये कॉट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये वाई को चाहे तो आप इधर फेंक दो गुणा में इधर, ठीक है, और डी वाई अपॉन डी एक्स आपका इधर बचेगा खाली। तो वाई की वैल्यू रख दो यहाँ पे, वाई की वैल्यू क्या है कॉस साइन, ठीक है जी। तो यहाँ पे कॉस एक्स डॉट साइन एक्स, डॉट का मतलब वो गुणा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -10x और प्लस ये हो जाएगा कॉट एक्स। प्रॉपर्टी होती है, नहीं लगाओगे कोई बात नहीं, लेकिन भाई लगा दो, याद रहेगी, ठीक है। और ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, याद करते रहो। डी वाई अपॉन डी एक्स है कि आपका साइन बाई कॉस 10 होता है, कॉस बाई साइन कहीं उल्टा करे तो कॉट हो जाता है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें इनको याद करना, ठीक है जी। और ये आपका आंसर आएगा, 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कितनी सरल चीज़ें आप खुद देखो ना एक बार, है ना। अब गुणनखंड नियम में देख ही लो इसके साथ ही साथ यार, क्योंकि मैं फटाफट खत्म करूँगा इसे अब। तो यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन दिया, मान लो ऊपर जो आपने लिखा अभी cos x डॉट साइन एक्स, ठीक है, मतलब दो चीज़ गुणे में लगी है, प्लस में होती है तो बांट देते दोनों को, है ना। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो भाई गुणा में लगी पड़ी है, तो गुणा में क्या होता है फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है जी। गुणा में कैसे फॉर्मूला होता है समझिए उसको एक बार। जैसे कि मैं कहूँगा यहाँ पे आपको डी वाई अपॉन डी एक्स करना है, ठीक है जी। तो गुणा में ये फॉर्मूला होता है, मान लो दो चीज़ लगी है, आपको करना है कि y बराबर आपको दे रखा है m इंटू एन, ठीक है। तो आप यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स कहीं निकालना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक बार पहले वाली टर्म को छोड़ दो और डी अपॉन डी एक्स कर दो दूसरी वाली टर्म का, ठीक है जी। फिर प्लस लगा दो, आपकी जिसको छोड़ा था ना उसका कर दो, और पहले वाले को छोड़ दो, जिसका पिछली बार कर दिया ना उसको छोड़ दो, और जिसको नहीं किया था उसका कर दो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एम,